नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वह 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 5 पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए आज का यह छठा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 25 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 29। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी ऑप्शन है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ और डी ऑप्शन है आपका चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में उच्चतम न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो शिक्षा का अधिकार है वह सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 से निकलता है। ठीक है, तो इसी निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है सूचना का अधिकार, बी ऑप्शन है काम का अधिकार, सी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार और डी ऑप्शन आपका मकान का अधिकार। तो भाई जो शिक्षा का अधिकार है वो मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 24। तो भाई जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखे हैं। ठीक है, तो जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 24 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य कराना निषेध है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है आपका अनुच्छेद 24। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 23 है ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध इसमें दे रखा है आपका अनुच्छेद 23 में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपका अनुच्छेद 23 है इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है मानव दुर्व्यापार एवं
बाल श्रम का प्रतिबंध, मतलब कि आप किसी भी मानव मतलब व्यक्ति से उसका मतलब उसकी तस्करी नहीं कर सकते हो, ना ही आप उससे जबरन काम करा सकते हो, ना ही आप उससे बंधुआ मजदूरी करा सकते हो। ठीक है, वो किसमें दे रखा है? वो दे रखा है आपका अनुच्छेद 23 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं शव अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अभियुक्त किसको कहते हैं भाई? अभियुक्त कहते हैं जिस पर अपराध के लिए मतलब किसी अपराध के लिए आरोप लगाया गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, और स्वयं अभिशंसन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अपने विरुद्ध गवाही देना। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? अपने विरुद्ध गवाही देना। ठीक है, तो हमें बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं शव अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 22, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 20। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, एक मिनट, में संरक्षण। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है आपका अनुच्छेद 20। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 20 का, एक मिनट, जो आपका अनुच्छेद 20 का 2 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी अभियुक्त को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। वो कौन कहता है? वो कहता है आपका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 20 का 2। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 20 का 3 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो कौन कहता है? वो कहता है आपका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 20 का 3। ये भी आपको दोनों अनुच्छेद याद रखने हैं। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ये मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 20 का 3 में, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 22 में और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 74 में। तो भाई किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किसमें दिया गया है प्रावधान? ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 20 के 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 22। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, उससे अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये जो प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 20 के 2 में है। किसमें है? आर्टिकल 20 के 2 में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? प्रदत्त मतलब प्रदान है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 22। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दफाओं में गिरफ्तारी
और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में आपका अनुच्छेद 22 कहता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 1 माह के लिए, बी ऑप्शन है 3 माह के लिए, सी ऑप्शन है 6 माह के लिए और डी ऑप्शन है आपका 9 माह के लिए। तो भाई प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3 माह के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। हमें बताना है भाई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित है। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, मतलब 4 प्रावधान दिए हैं। पहला पॉइंट है हमारा धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत है। तीसरा है राज्यों को सामाजिक सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत है। चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तित करने का अधिकार, ये गलत है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है 1, 2 एवं 3, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ही सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 26 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 27। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है वो सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक अधिकार देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या है आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, वो है आपका अनुच्छेद 30 में। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 30 में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। हमें बताना है भाई इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी ऑप्शन है संसद को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को और डी ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्ति प्राप्त है, मतलब आर्टिकल 32 के तहत। जो आपके उच्चतम न्यायालय है उनको अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 226 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। हमें बताना है भाई संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन आपका मंत्रिमंडल।
तो भाई जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है महान्यायवादी, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति। तो भाई उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन है समानता का अधिकार और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जो कि अनुच्छेद किसमें है, 32 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक है जी, कथन ए हमारा सही है। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो कारण आर भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा कथन ए और कारण आर दोनों ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। हमें बताना है भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है परमादेश, बी ऑप्शन है अधिकार प्रच्छा, सी ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी ऑप्शन है आपका प्रतिषेध। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, ये कब जारी होती है, जब आपको कोई पुलिस वाला या कोई भी आपको जबरदस्ती बिना किसी क्राइम के बिना किसी अपराध के आपको गिरफ्तार कर ले तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, ये रिट जारी कर सकता है और यह आदेश देता है कि आप उसको मतलब जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको सशरीर हमारे सामने पेश किया जाए, मतलब बॉडी के साथ फिजिकली उसको हमारे सामने पेश किया जाए। अगर वो व्यक्ति वहां पर निर्दोष साबित हो जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं पर बाइज्जत बरी कर देता है। ठीक है, समझ गए। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये करता है आर्टिकल 226 के तहत। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी। ठीक है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले। पहली है उत्प्रेषण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है अधिकार प्रच्छा, चौथी है बंदी प्रत्यक्षीकरण और पांचवी है प्रतिषेध। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख,
बी ऑप्शन है परमादेश, सी ऑप्शन है अधिकार प्रच्छा और डी ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या किसी संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परमादेश। मतलब कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहा है, उनका पालन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। ये क्या है, हमारा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण है ये आपका अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 22 में है, मतलब आर्टिकल 22 में है, ना कि 23 में। ठीक है, यही हमारा सही सुमेलित नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, हमें क्या करना है, इनको मैचिंग करना है और फिर कूट के हिसाब से हमें उत्तर देना है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको पहला मिला के देखना है, फिर आंसर चेक करना है, फिर दूसरा मिलाना है, अगर पहले से आंसर नहीं आता है तो दूसरा मिलाना है, फिर आंसर चेक करना है। एग्जाम में ऐसे नहीं कि सब पहला आप सारे मैचिंग करोगे उसके बाद आप आंसर चेक करोगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो आइए इसको मैच करते हैं। ए में दिया है उपाधियों का अंत, तो भाई जो उपाधियों का अंत है वो किसमें है, आपका अनुच्छेद 18 में है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा ए का 3 है। ए का 3 हमारा ए में है, बी में ए का 4 है तो ये गलत हो जाएगा, सी में ए का 2 है ये गलत हो जाएगा और डी में ए का 3 है तो ये अभी ठीक है। आइए अगला मिलाते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह है आपके अनुच्छेद 26 में, किसमें है, अनुच्छेद 26 में है। तो बी का 4 देखते हैं किसमें है, तो बी का 4 हमारा ए में तो है नहीं, ए में 2 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, बी में दिया है बी का 4, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सारे मिला के देख लेते हैं। जो अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है वो किसमें है, वो आपका आर्टिकल 29 में है, और जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 के क्या में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? हमें बताना है भाई किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, बी ऑप्शन है आपका राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, सी ऑप्शन है गोलकनाथवाद और डी ऑप्शन आपका सज्जन कुमार वाद। तो भाई जो केशवानंद भारती केस है उसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। हमें बताना है भाई वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, सी ऑप्शन है नैतिक अधिकार और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है ये वर्तमान में क्या है, आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? हमें बताना है भाई इनमें से कौन से संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है
37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। बी ऑप्शन है 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। सी ऑप्शन है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी ऑप्शन है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो भाई जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की सूची से कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार और डी ऑप्शन आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाई जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका वैधानिक अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी ऑप्शन है लिंग समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है सूचना का अधिकार और डी ऑप्शन आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भाई जो आपका सूचना का अधिकार है ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? आपका वैधानिक अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, ठीक है, ना कि आपका मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि आपका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल आपका 19 में है, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। हमें बताना है भाई जो बंधुआ मजदूर अधिनियम है वो संसद ने कब पारित किया था? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1976 में, सी ऑप्शन है 1989 में और डी ऑप्शन आपका 1981 में। तो भाई जो आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम था वो संसद ने 1976 में पारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। हमें बताना है भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी ऑप्शन है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी ऑप्शन है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको भारतीय संविधान में शामिल करने का जो उद्देश्य है वो है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें है भाई? भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच इनका प्रावधान दिया गया है, जो कि कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और डी ऑप्शन है आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, निर्देशक तत्व क्या है, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वाद योग्य, बी ऑप्शन है अवाद योग्य, सी ऑप्शन है कठोर और डी ऑप्शन आपका लचीले। तो भाई जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, आपके अवाद योग्य है। इनके लिए आप न्यायालय में बात नहीं कर सकते हो, मतलब इनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार है वो क्या है आपके, वो वाद योग्य है, उनके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए न्यायालयों में जा सकते हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। हमें बताना है भाई कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वो कहां पर है भारतीय संविधान में। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी ऑप्शन है चौथी अनुसूची में, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में और डी ऑप्शन है प्रस्तावना में। तो भाई कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो भाई जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनकी जो प्रेरणा हमने ली है वो कहां से ली है, वो आयरलैंड के संविधान से ली है। तो उस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। भाई समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य है और डी ऑप्शन आपका आर्थिक अधिकार है। तो भाई समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि किसमें है आपका आर्टिकल 39 के घ में दिया गया है। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 236, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी ऑप्शन है चुनाव आयोग अधिनियम। तो भाई भारत में जो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि किसमें है आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 33, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 50। तो भाई जो भारतीय संविधान का आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 40 है वह पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर सूची 1 दी है, इधर सूची 2 दी है, तो हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। इधर सूची 1 में हमें संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और सूची 2 में यहाँ पर विषय दिए हैं। तो आइए इनको मिलान करते हैं, फिर आंसर देखते हैं कौन सा हमारा बनता है। जो आपका अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो ए का एक देखते हैं हम कौन से में है। ए का एक हमारा ए ऑप्शन में है और सी में है, तो बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 41 है वो काम करने का अधिकार से संबंधित है, तो बी का 2 देखते हैं हम किसमें है। बी का 2 हमारा केवल ए ऑप्शन में है और सी में दिया है बी का 3, तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 44 है वो आपका समान नागरिक संहिता से है और जो आपका अनुच्छेद 48 है वो आपका कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है या गठन से है। ठीक है, संबंधित।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता। और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका डी ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 48 है वो किससे संबंधित है, वो आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका अनुच्छेद 48 है वो किससे संबंधित है, वो आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, ना कि आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, जो आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है ये किसमें है, ये आपका आर्टिकल 50 में है। किसमें है, आर्टिकल 50 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हुआ है वो डी ऑप्शन सही हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। हमें बताना है भाई जो मनरेगा स्कीम है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाई गई थी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 43, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 45, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 47 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 50। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43। जो मनरेगा स्कीम है वह अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए संविधान में लाई गई थी। ठीक है जी, जो आपकी मनरेगा स्कीम है इसमें व्यक्ति को 100 दिन के लिए मतलब एक साल में 100 दिन के लिए काम मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि आप इसका पंजीकरण आप कहाँ करा सकते हो, तो आप पंचायत में जाके मनरेगा में अपना पंजीकरण करा सकते हो। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही 100 दिन के लिए काम मिल जाएगा एक साल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।